आज का चैप्टर भी ज़ूमोयू और शेंदाई की मुलाकात से ही शुरू होता है, जब ज़ूमोयू ने शेंदाई को नीचे कार में बुलाया था और उसे बताया था कि उसकी मॉम बेबी से मिलना चाहती हैं। तो शेंदाई ने थोड़ा हेल्पलेस होकर कहा, कहाँ? ज़ूमोयू ने बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया, घर पे। शेंदाई के दिल में तुरंत एक चुभन सी हुई। उस घर का सोच के ही उसके सीने में कुछ बोझ सा आ गया। वही घर जहाँ कभी मिठास थी और अब बिल्कुल धूल की तरह, जो छुप तो जाती हैं पर मिटाई नहीं जा सकती। शेंदाई का रिएक्शन देखकर ज़ूमोयू ने थोड़ा रुक कर झिझकते हुए कहा, तो चलो सिटी सेंटर वाले अपार्टमेंट में चलते हैं। शेंदाई ने हल्की सी सांस खींचकर पूछा, क्या सच में मैडम क्यू को देखना चाहती हैं? क्यू? ज़ूमोयू ने नाम दोहराया। उसके लिप्स पर एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई। क्यू, जैसे नाम का साउंड ही उसे स्वीट लग रहा हो। शेंदाई बस चुपचाप रहा। ठीक है, मैं उसे नीचे लेकर आता हूँ। होटल रूम के अंदर उसने क्यू के छोटे छोटे सामान एक बैकपैक में रखे और बच्चे को जेंटली चेंगजीमाई से लिया। चेंगजीमाई की आंखों में सवाल थे, कंसर्न था। शेंदाई ने बस धीरे से कहा, मैडम उसे देखना चाहती हैं। जिमाई खुश होते हुए बोली, जाओ, जल्दी जाओ फिर। और छोटा क्यू अपनी मासूम आवाज में बैम्बलिंग करते हुए जिसे जिमाई से गुड बाय कह रहा हो। नीचे ओल्ड वो पहले से ही इंतजार कर रहा था। कार का दरवाजा ओपन करते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई क्यू पर नजर पड़ते ही, जैसे उसने कोई अनमोल चीज देख ली हो। शेंदाई जाके बैठ गया और क्यू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, क्यू ने ज़ूमोयू की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी गोल गोल आंखें ब्लिंक हुईं, फिर अचानक उसका छोटा सा मुंह खुला और वो जोर जोर से रो पड़ा। उस बंद कार के अंदर क्यू का रोना ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्लब के स्पीकर के सामने तुम खड़े हो। ओल्ड वू का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, शेंदाई का फेस पेल हो गया और ज़ूमोयू सिर्फ चुप था। शेंदाई जो हर तरह से क्यू को शांत करने की कोशिश कर रहा था, रोना बंद करो क्यू, बस मैं यही हूँ। उसने क्यू की बैग जेंटली रब की, लेकिन उसकी आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड नजर थी, सीधा ज़ूमोयू पे। ज़ूमोयू के ब्रोज टाइटली फरोड हो गए। उसके दिमाग में घूम गया, मुझसे इतना क्यों डर रहा है ये बच्चा? मैं तो इसका बाप हूँ ना। लेकिन क्यू का डर बहुत स्पेसिफिक था। छोटा सा बॉडी, लेकिन फुल फोर्स से उसने ज़ूमोयू की डायरेक्शन से अपोजिट साइड में ट्विस्ट मारा। अपनी छोटी छोटी हाथों से कार की विंडो की तरफ रीच करने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे यहाँ से निकालो अभी। शेंदाई ने फेरोमोन्स रिलीज किए। एक वार्म ओमेगा सेंट कार में फैल गया, कामिंग, सूदिंग। वो एक हाथ से क्यू को पैट करता रहा, दूसरे हाथ से वो बैकपैक ओपन करके कुछ ढूंढने लगा। और ज़ूमोयू वो चुप था, बस क्यू के रोते चेहरे को देख रहा था, जैसे हर एक टीयर उसके गिल्ट को और गहरा कर रहा हो। उनके बीच का डिस्टेंस कार के अंदर छोटा था, लेकिन उनके दिल के अंदर अभी भी 1 साल का फासला था। शेंदाई ने अपना बैग खोलना चाहा, क्यू के लिए कुछ ढूंढते हुए, लेकिन ज़ूमोयू ने लीन करके जल्दी से शेंदाई के बैग का जिप खोल दिया और उस मोमेंट में उसने शेंदाई के फेरोमोन्स की एक हल्की सी विफ भी ले ली। वो फ्रेगनेंस अभी भी उतनी ही सॉफ्ट थी, लेकिन ज़ूमोयू के लिए इट वाज इनफ टू सेट हिज नर्व्स ऑन फायर। ज़ूमोयू ने क्यूरियस होकर लेकिन खुद को कंपोज रखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? शेंदाई जो पूरी तरह से क्यू पर फोकस था, बोला, एक लिटिल ग्रे बियर। ज़ूमोयू ने बैग में हाथ डाला और एक छोटी सी टेडी बियर निकाली, पाम साइज का एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय। लेकिन उसी मोमेंट में उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया। उस बियर से एक स्ट्रॉन्ग वुडी फ्रेगनेंस निकल रही थी, जो थी बाईजिंगवान के फेरोमोन की स्मेल। शेंदाई ने बिना कुछ कहे बियर को लिया और क्यू के हाथों में दे देते हुए कहा, बस बेबी, गुड बॉय, अब रोना बंद करो। उसने बियर क्यू के हाथों में दे दिया और मैजिक जैसे वो फ्रेगनेंस इफेक्ट भी कर गया। क्यू का रोना धीरे धीरे कम हो गया, सिर्फ हिकअप्स और हल्की स्ट्रगल बाकी रही। लेकिन छोटा क्यू के आंखों में अब भी पानी था और वो पूरे बॉडी से अब भी ज़ूमोयू से दूर झुक रहा था। पर ज़ूमोयू का चेहरा
अब बिल्कुल लिविड हो गया। उसने नाराजगी से कहा, ये क्या है? लेकिन शेंडाई अभी भी क्यूक्यू को शांत करने में इतना बिजी था कि उसने जू मोयू का सवाल इग्नोर कर दिया। जब उसने देखा कि क्यूक्यू अभी भी रेस्टलेस है, तो शेंडाई ने एक छोटी सी स्प्रे बॉटल बैग से निकाली और ब्रियर पे स्प्रे किया। कार के अंदर साइबेरियन एल्म की स्मेल और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। ज़ुमोयू का फेस अब कम्प्लीटली डार्क हो चुका था। ज़ुमोयू एकदम वॉइस शार्प में, ऑलमोस्ट शेकिंग, बोला, तुम बाई जिंगवान के फेरामोन्स को साथ कैरी करते हो? शेंडाई ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कामली जवाब दिया, कम्प्लीटली काम बट कोल्ड। बोला, ये सीनियर बाई के ग्लैंड फ्लूइड से बनाया गया सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है। क्यूक्यू को ये फ्रेगनेंस पसंद है और अब जब वो बड़ा हो रहा है, उसे फेरामोन सूदिंग की जरूरत होती है। ज़ुमोयू ऑलमोस्ट गुस्से में दांत घिसते हुए बोला, वो मेरा यूज करे ना, मैं उसका बाप हूँ। एक टॉप अल्फा अपने ही बच्चे को किसी और के फेरामोन से सूद होते हुए देख रहा था। उसका ईगो, उसका पेशेंस, सब कुछ कोलैप्स कर गया। शेंडाई की आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडक थी। वो बोला, उसने तुम्हें कभी नहीं देखा और अब तो वो तुमसे डरता भी है। उसके लिए तुम बस एक स्ट्रेंजर हो जो उसे कभी धमकाया करता था। ज़ुमोयू स्पीचलेस रह गया। उसके हाथों की वेन्स टाइट हो गई थी। उसका सारा गुस्सा, गिल्ट, रिग्रेट सब एक साथ दिमाग में फ्लैश होने लगे। उसे याद आया वो रात जब उसने इम्पल्सिवली कुछ ऐसा किया था जो अब तक रिपेयर नहीं हुआ। ज़ुमोयू ने कुछ नहीं कहा, बस उस रात की यादों ने उसका दिल और ज्यादा भारी जरूर कर दिया था। वो ज़ुमोयू जो कभी इम्पल्सिव नहीं होता था, वो क्यों बार बार शेंडाई के सामने बेवकूफ बन जाता है? इधर क्यूक्यू का रोना इतना इंटेंस हो गया था कि उसके छोटे से लंग्स सांस भी नहीं ले पा रहे थे। शेंडाई का तो दिल ही टूट गया। उसने तुरंत कार का डोर खोलते हुए कहा, एड्रेस भेजो, मैं टैक्सी लेके चला जाता हूँ। मत उतरो, ज़ुमोयू की आवाज निकली, भारी, रुकी हुई। ज़ुमोयू ने गहरी सांस ली। अपने अंदर के बढ़ते रिसेंटमेंट को उसने प्रेस किया और सामने को पायलट सीट पर जाके बैठ गया। पार्टीशन के उस साइड से अब ज़ुमोयू के फेरामोन्स क्यूक्यू तक नहीं पहुंच पा रहे थे और अब उसके आसपास शेंडाई और बाई जिंगवान का फैमिलियर सेंट था और धीरे धीरे क्यूक्यू शांत होने लगा। शेंडाई ने उसे प्यार से थपथपाया, हल्का सा लुलाबी गा के उसे सुलाने की कोशिश की। यूजुअली ऐसे रोने के बाद क्यूक्यू थक जाता था और थके हुए बच्चे जल्दी सो जाते हैं। को पायलट सीट पर बैठा ज़ुमोयू पीछे रियर व्यू मिरर से बार बार शेंडाई को देख रहा था। उसका जेंटल एक्सप्रेशंस, उसका जेंटल पेशेंट लुलाबी, उसका ध्यान सिर्फ क्यूक्यू पर था और उसकी आंखों में सिर्फ एक माँ जैसा सुकून था। ज़ुमोयू के दिल में कुछ हिल गया। ये उसका ओमेगा था, ये उनका बेटा था और ये मोमेंट, इन तीनों का साथ होना सिर्फ नेचुरल लग रहा था। क्यूक्यू आधे रास्ते में सो गया था। जब वो लोग लोकेशन पे पहुंचे तो ओल्ड वू ने शेंडाई का बैग उठाया और उनके साथ ऊपर गया। ज़ुमोयू सिर्फ क्वाइटली फॉलो कर रहा था। वो क्यूक्यू के साथ सेम एलिवेटर लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। ओल्ड वू ने मुस्कुराकर क्यूक्यू को देखते हुए कहा, मिस्टर शेन, ये छोटा अल्फा है ना, बहुत क्यूट है। उसका रोना भी बड़ा पावरफुल था। शेंडाई ने भी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, सॉरी आपको परेशानी दी। ओल्ड वू ने हाथ हिला दिया, बोला, अरे नहीं, बच्चे तो रोते ही हैं, मैडम बहुत खुश होंगी। जैसे ही वो रूम में गए, मैडम जू खड़ी हो गईं। लग रहा था जैसे वो कब से वेट कर रही हो। मैडम जू खड़ी होकर उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली, शेंडाई, तुम ठीक हो ना? शेंडाई के मन में एक साथ कई इमोशंस उमड़ आए। अगर ये लेडी नहीं होती तो क्यूक्यू कब का इस दुनिया से जा चुका होता। ये एहसास, ये ग्रैटिट्यूड वो कभी नहीं भूलेगा। शेंडाई ने सॉफ्टली और एक स्टेडी स्माइल के साथ कहा, मैडम, बहुत दिन हो गए, हम दोनों ठीक हैं। मैडम जू ने क्यूक्यू को देखा जो अभी भी शेंडाई की गोद में सो रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाया लेकिन छूने की हिम्मत नहीं की, जैसे क्यूक्यू एक फ्रेजाइल ड्रीम हो जो अगर उसने छू लिया तो टूट ही जाएगा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन आंखों के किनारे लाल पड़ गए थे। वो क्यूक्यू को देख रही थी, बिना पलके झपकाए, अपने लिप्स पे फिंगर्स रखे,
अपने इमोशंस को दबाते हुए, और उनके फिंगर्स में हल्की सी थपथपाहट थी। शेंदाई सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त मैडम जू के दिल पर क्या तूफान चल रहा था। वो धीरे से बोला, ऑलमोस्ट फंबल करते हुए, मैडम आप चाहें तो इसे गोद में ले सकती हैं। मैडम जू थोड़ी झिझकती हुई बोली, लेकिन वो तो सो गया है ना। शेंदाई मुस्कुराया, हल्की सी साय के साथ उन्हें रीअश्योर करता हुआ वो बोला, कोई बात नहीं, रोने के बाद सोया है, अब आसानी से नहीं जागेगा। मैडम जू ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके फिंगर्स बार बार एंगल चेंज करते रहे। वो ट्राई कर रही थी, पर जिसे वो गोद लेना चाहती थी वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। वो कितनी देर से चाहती थी कि क्यूक्यू को थामे, पर उनके जज्बात ने उन्हें रोक कर रखा था। आखिर में शेंदाई की हेल्प से उन्होंने क्यूक्यू को अपनी बाहों में ले लिया। क्यूक्यू ने थोड़ा सा मुंह हिलाया, लेकिन सोया रहा। मैडम जू ने गहरी सांस ली, और जब उनकी आंखें शेंदाई से मिली तो एक सॉफ्ट स्माइल थी, फुल ऑफ रिलीफ। शेंदाई सॉफ्टली बोला, चलिए उसे बेडरूम में ले चलते हैं। ज़ुमोयू अभी आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो क्यूक्यू के पास आए। वो जानता था ये सेफ मोमेंट कितनी देर तक रहेगा, पता नहीं। बेडरूम में 1.8 मीटर का डबल बेड था, लेकिन मैडम जू ने क्यूक्यू को बेड पे नहीं रखा। वो उसे अपनी बाहों में ही संभाल ले रही। उनकी आंखें उसके फेस पर टिकी थी, जैसे एक बच्चा नहीं, एक मेमोरी को देख रही हो। मैडम जू सॉफ्टली स्माइल करती हुई बोली, कितना प्यारा है, बिल्कुल मोयू जैसा जब वो छोटा था। शेंदाई थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसकी आंखों में कुछ था, ना तो टकराव ना गुस्सा, बस एक ऑकवर्ड सा साइलेंस। मैडम जू को भी लगा ये कहना शायद ठीक नहीं था, तो उन्होंने बात बदलते हुए पूछा, वैसे ये इतना रोया क्यों? टॉपिक चेंज करने का अटेम्प्ट था, लेकिन टॉपिक और भी ऑकवर्ड हो गया। शेंदाई स्लोली रिजाइन करते हुए बोला, वो मिस्टर जू से डर गया था, इसलिए उनके पास नहीं ले जा सकते। मैडम जू थोड़ी शॉक हो गई, क्या? शेंदाई कुछ कह नहीं पाया और मैडम जू भी बस चुप हो गई। उन्होंने अंदर ही अंदर गैस कर लिया, शायद कुछ हुआ है जो उन्हें अभी तक नहीं बताया गया। तो मैडम जू ने दिल से साय किया और मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोली, तो फिर उसके पास मत जाने देना। थोड़ी देर बैठने के बाद मैडम जू ने क्यूक्यू के फेरामोन सब्स्टिट्यूट के बारे में भी पूछा और शेंदाई ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी जू मोयू की सॉफ्ट मफल्ड वॉइस दरवाजे के उस पार से आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शेंदाई तुरंत खड़ा हुआ, डोर का सिर्फ एक छोटा सा क्रैक खोला, सिर्फ अपना चेहरा दिखाते हुए बोला, क्यूक्यू सो गया है। ज़ुमोयू ने व्हाइट एल्म की वो सेंट फिर से महसूस की जो रूम के अंदर से आ रही थी, जो उसे टॉलरेट ही नहीं हो रही थी। लेकिन उसने अपनी जेलसी को दबा लिया। उसने अपनी वॉइस को लो रखते हुए कहा, मुझसे बात करो, मुझे बस बात करनी है। शेंदाई ने उसे सस्पिशियस नजर से देखा। उसे याद था लास्ट टाइम भी ज़ुमोयू ने यही कहा था कि बस बात करनी है, और बाद में क्या किया था? ज़ुमोयू ने अपना पोस्चर सॉफ्टन करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस, बस बात करनी है। ज़ुमोयू ने क्यूक्यू की तरफ देखा जो चैन से सो रहा था और डोर बंद करके बाहर आ गया। डोर को क्लोज किया और डायरेक्ट ज़ुमोयू की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी मॉम अंदर है, तमीज से बात करना। और ज़ुमोयू, उसे लगा जैसे ये लाइन एक थप्पड़ थी। शेंदाई की आंखों में वो क्या था? एक वॉयलेंट अनकंट्रोलेबल आदमी, एक अल्फा जिसे वो अपने और अपने बेटे को बचा कर रख रहा था। जब डिजायर आदमी को अंधा कर दे और पॉजिटिवनेस को प्यार समझ लिया जाए, तब ज़ुमोयू जैसे लोग सिर्फ खुद से लड़ते हैं। पर शेंदाई, उसने अपना माइंड बना लिया था, और अब उसके सामने पहले बचपन का प्यार नहीं, एक बाप था और एक स्ट्रेंजर भी। शेंदाई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि ज़ुमोयू का पहला जुमला ये होगा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ शेंदाई। एक पल के लिए शेंदाई का पूरा गार्ड गिर गया। ना वो रेडी था, ना उसने इमेजिन ही किया था कि ज़ुमोयू सॉरी कहेगा। उसने तो सोचा था ज़ुमोयू फिर से धमकाएगा, फिर से जबरदस्ती करेगा। ज़ुमोयू ने सिंसियर टोन में कहा, लैंचिंग में मैंने कुछ हार्श चीजें बोली थी और कुछ एक्सट्रीम काम भी किए। वो मेरी नीयत नहीं थी, मैं बस उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में पहली बार वो गर्व वाला एरोगेंस नहीं था। वो एक अल्फा नहीं, एक आदमी लग रहा था जो अपनी गलती मानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शेंदाई,
अब उस इमोशन में फ्लो नहीं होता था। सिर्फ एक सॉरी पुरानी गलतियां नहीं मिटा सकता। और शेंदाई ने ये बात क्लियरली समझ भी ली थी, तो उसने सिर्फ हल्की सी नेक टिल्ट करके साइलेंट नोट दिया। ज़ुमोयू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने बाद में चेक किया, बाइजिंगवान कंपनी के डॉम में रहता है, तुम उसके घर में रहते हो, पर उसका पर्सनल आइटम्स वहाँ नहीं था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उस वक्त, उस रात, ज़ुमोयू ने जब दूसरे अल्फा के फेरोमोन महसूस किए थे, उसका सारा इमोशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग फेल हो गया था। वो बस पॉसेसिवनेस में अंधा हो गया था। शेंदाई ने अंदर ही अंदर रिलीफ लिया कि चलो अब कम से कम ज़ुमोयू बाइजिंगवान को टारगेट तो नहीं करेगा। वो बंदा ऑलरेडी उसके लिए बहुत कुछ कर चुका था। ज़ुमोयू रुका नहीं, वो अपना गला साफ करते हुए आगे बोला, वो क्यू का फेरोमोन सब्स्टिट्यूट, इस चीज को धीरे धीरे करेक्ट करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका हूँ, उसका फंक्शनल सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में है। चाहे बाइजिंगवान के साथ शेंदाई का कोई रिश्ता ना हो, लेकिन ज़ुमोयू को आइडिया भी नहीं था कि एक अल्फा अगर एक ओमेगा की हेल्प करे तो उसका मोटिव कितना पर्सनल हो सकता है। और अपने बेटे को किसी और के फेरोमोन से कंफर्ट मिलता देखना उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था। शेंदाई का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, इसमें कुछ करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है 2 या 3 साल का होते ही बच्चे फेरोमोन डिपेंडेंसी खुद से ही छोड़ देते हैं। ज़ुमोयू थोड़ा डिफेंसिव होते हुए बोला, मेरे फेरोमोन से क्या प्रॉब्लम है? मैं उसका अल्फा फादर हूँ। उसके लिए सबसे सुटेबल फेरोमोन मेरे होने चाहिए ना। शेंदाई ने उससे शार्प लहजे में कहा, तुम्हारे फेरोमोन सिर्फ उसे डराते हैं और वो रोता है। ज़ुमोयू का फेस थोड़ा पेल सा हो गया। वो थोड़ा डिफ्लेटेड टोन में बोला, उस दिन मैंने उसे डरा दिया था, गलती मेरी ही थी, लेकिन हमारा ब्लड रिलेशन है। चाहे मेरे फेरोमोन्स उसके गेस्टेशन में शामिल नहीं थे, लेकिन अगर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो वो मुझे जरूर पहचानने लगेगा। शेंदाई का जवाब धीमी लेकिन पत्थर की तरह था। वो बोला, उसकी जरूरत ही नहीं है। ज़ुमोयू का दिल धड़कना तेज हो गया। उसकी आवाज धीमी पर भारी हो गई। वो बोला, क्या मतलब जरूरत नहीं है? शेंदाई ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, क्योंकि बाइजिंगवान के फेरोमोन्स की आदत में है, वो उसी में कंफर्ट फील करता है। उस कंफर्ट को जबरदस्ती चेंज करना उसके लिए एंजाइटी लाएगा। और वैसे भी ये बच्चा सिर्फ मेरा है, उसका सरनेम शेन है। तुम्हें उससे कोई रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं है। और ज़ुमोयू बस उसकी आंखों में देखता ही रह गया। जब एक ओमेगा अपनी बाउंड्रीज इतना क्लियर रख दे, तब चाहे कितनी भी पॉसेसिवनेस हो, कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता। ज़ुमोयू फाइनली बोला, अदाई, क्या मैंने अब तक तुम्हें समझा नहीं? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और हमारा बेटा वापस आ जाओ मेरे पास। मैं तुम दोनों को बेस्ट लाइफ दूंगा। क्यू को भी उसके असली अल्फा फादर मिलना चाहिए ना। ज़ुमोयू की आवाज में खुले आसमान जैसी बेचैनी थी, और शेंदाई उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो बंदा जो एक वक्त पे चाहता था कि ये मुसीबत उसकी जिंदगी से चली जाए, आज उसी मुसीबत को वो अपना सब कुछ कह रहा था। पर क्यों? वक्त बदला था या नीयत? वो ज़ुमोयू को बहुत कोल्डली बोला, मिस्टर ज़ू, आपको असल में चाहिए क्या? ज़ुमोयू ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। शेंदाई ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर ज़ुमोयू ने जाने ही नहीं दिया। वो बोला, आई लाइक यू अदाई। शेंदाई एकदम फ्रीज हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग घूम गई, दर्द और यादों का एक तूफान। पहले भी सुनी थी उसने ये लाइन, सिर्फ 2 बार, और दोनों बार उस आई लाइक यू के पीछे सिर्फ दिखावा था। एक बार तो खुद ज़ुमोयू ने कहा था कि फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती, और दूसरी बार जब उसने उस खोखले लाइक को एक फूल जैसे उसे यूज किया था अपने जमीर के सूखे पेड़ पे। अब फिर से वही लफ्ज, वही झूठ। उसके दिल में गुस्सा उठा जैसे खून उबल रहा हो, और उसने दांत भींच कर कहा, तुम्हें लाइक का मतलब भी नहीं पता। ज़ुमोयू का फेस स्टिफ हो गया। शेंदाई की आंखों की ठंडक ने ज़ुमोयू को बेचैन कर दिया। वो ऑलमोस्ट प्लीड कर रहा था, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया, कभी किसी को इतना चाहा नहीं। लाइक का क्या एक ही मतलब होता है? अगर कोई खाली लफ्जों में कहे तो वो सच है,
और अगर मैं तुम्हारे लिए लाइफ भर का सपोर्ट देना चाहता हूँ तो क्या वो लाइक नहीं? शंदाई की सांस तेज हो गई थी, चेस्ट हर ब्रीथ के साथ हिल रहा था। सोचा था कभी कभी चांस मिलेगा तो ये सब कह पाएगा, अपने दर्द का जख्म दिखा पाएगा, पर आज एग्जीक्यूशनर खुद कह रहा था कि चलो अपना जख्म दिखाओ। मैं किसी और को डिफाइन नहीं करता, पर तुम्हारे मुंह से ये 2 लफ्ज सुनना घिन आती है। वो बोला, मैं बार बार तुम्हें समझाता रहा कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तुमने कभी बिलीव नहीं किया। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना मार खटा दूं, बच्चे को मार दूं, और जब मैं प्रेग्नेंट था तुमने मुझे फेरामोन से सप्रेस किया। अदाई, ज़ुमोयू का शाउट रॉ था, गिल्टी। आई से गिल्ट छुपाया नहीं जा रहा था। वो बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक वक्त था जब ज़ुमोयू हर डिसीजन सिर्फ लॉजिक से लेता था। कभी उसने राइट रॉन्ग का स्केल यूज नहीं किया, सिर्फ अपना फायदा सोचा। उसके लिए शेंदाई उस वक्त सिर्फ एक रिप्लेसेबल लवर था, चाहे उसे वो सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन पर्सनल फीलिंग्स के लिए वो कभी अपना करियर रिस्क नहीं करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्क इतना गहरा होगा कि एक दिन आएगा जब उसके सबसे बड़े कॉम्प्रोमाइज का नाम होगा सॉरी। शेंदाई ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, सांस के साथ हर एक नर्व हिल रही थी। और तब ज़ुमोयू ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं बाद में जू चेंगजिंग से मिला था। उसने खुद कन्फेस किया कि उसने मुझे सस्पेक्टेबल पीरियड में ट्रैप किया था। मैं मानता हूँ मैंने तुम पे गलत इल्जाम लगाया। तुम और क्यों दोनों इनोसेंट हो, मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। शेंदाई ने एक वक्त पे चाहा था कि कोई उसकी सच्चाई पे विश्वास करे, पर अब जब सब कुछ क्लियर हो गया उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। उसने कहा, अगर तुम्हें ये सब शुरू से पता भी होता तो क्या रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता? सवाल सुनकर ज़ुमोयू जैसे एक पल के लिए थमा रह गया। शेंदाई ने उसकी उंगलियों से अपना हाथ खींच लिया। वो हाथ जिसमें अभी तक उसकी गर्म तपिश बसी थी, वो खाली था। वो बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारी नजर में एक लो क्वालिटी ओमेगा ही रहा, है ना? गरीब बैकग्राउंड, लो फेरामोन लेवल, जो एस क्लास हायर नहीं दे सकता। शेंदाई के लफ्ज ऐसे थे जिसे वो खुद अपना ही पुराना जख्म चीर के दिखा रहा हो। वो आगे बोला, तो फिर तुम किसी और से शादी करोगे, फिर मुझे डिवोर्स दोगे, फिर मुझे मजबूर करोगे कि मांग धुलवाऊं, बच्चा मारूं, है ना? ज़ुमोयू ने अपनी खाली पाम देखी। उसमें अभी भी शेंदाई की गर्माहट और खुशबू चिपकी थी, पर उसके हाथ से वो चला गया था। वो चाहता था कि कुछ बोल के अपना केस डिफेंड करे, लेकिन शेंदाई की आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसके सारे झूठ, सारे एक्सक्यूजेस को छेद कर निकल रही थी। वो बंदा जो बोर्ड रूम में कभी ब्लिंक नहीं करता था, आज एक ओमेगा के सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी सांस कंट्रोल की, अंदर से उठते गुस्से और एम्बैरेसमेंट को दबाया और खुद को याद दिलाया कि अब और इम्पल्सिव नहीं बनना है, अब इमोशन से नहीं दिमाग से बात करनी है। जब ज़ुमोयू ने दोबारा ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम साफ थी। वो बोला, अदाई, हम दोनों अलग हैं, बैकग्राउंड अलग, अपब्रिंगिंग अलग, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम भी मुझे चाहते थे। हमारा एक बच्चा है, हमें को एग्जिस्ट करना सीखना होगा, यही रास्ता है। शेंदाई ने उसकी बात पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। उसने पहले ही गेस कर लिया था कि ज़ुमोयू क्या बोलने वाला है। फिर ज़ुमोयू ने वो बात बोली जो दोनों को एक ही वक्त पे और दूर ले गई। मेरी शादी कभी लव के लिए नहीं होगी, वो हमेशा एक रिसोर्स इंटीग्रेशन होगी। मेरे फियांसे भी ये जानता है, वो मुझे वो सब देगा जो मुझे मैरिज से चाहिए। पर तुम और मैं, हमारे लिए मैरिज और साइन की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और क्यू को वो फ्यूचर दूंगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम इतना अपने स्टेटस को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों हो? शेंदाई ने उसकी आंखों में देखा, लंबा, गहरा, जिसे चेक कर रहा हो कि ये सच में वही बंदा है जो उसकी जिंदगी में एक वक्त पे रोशनी बन के आया था। दर्द उसके दिल में ऐसा चुभा जिसे कोई बारीक सुई घुसा रहा हो। और फिर उसने स्माइल किया, वो स्माइल जो जख्म पे नमक भी है और क्लोजर भी। वो बोला, मिस्टर जू, आप सही कहते हैं, अलग लोगों के अलग तरीके होते हैं जीने के।
आप अपना परस्यू करो, कोई नहीं रोक सकता। मैं भी अपना परस्यू करूंगा। जुमोयू ने उसे घूर कर पूछा। आखिर उसका पेशेंस अब टूटने ही लगा था। तुम चाहते क्या हो? शेंदाई ने धीरे हर शब्द को गिन के बोला। मैं तुम्हारा पैसा नहीं चाहता, तुम्हारा स्टेटस नहीं चाहता, तुम्हारा फेस नहीं चाहता। तुम मुझे जो भी दोगे मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें ही नहीं चाहता। ओह माय, आई लव यू शेंदाई। क्या क्या लाइन बोली है यार। जुमोयू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रिजेक्शन नहीं देखा था। एक टॉप अल्फा जो अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखता था, आज अपनी सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद एक आम ओमेगा से ये जवाब सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डिसबिलीफ उबल रहा था। वो बोला, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इतने स्टूपिड क्यों हो? 10 मिलियन में तुम खुद को बेच सकते थे और अब लव को पहले रख रहे हो। मैं कैसे ना सोचूं कि तुम बस प्राइस बढ़ा रहे हो। शेंदाई बिल्कुल शांत था। जुमोयू के तीखे लफ्जों का उस पर अब कोई असर नहीं होता था, जैसे अंदर से वो नम हो चुका हो। जुमोयू का चेहरा बदलना, उसका 1 मिनट इमोशनल और अगले ही पल एरोगेंट हो जाना, ये सब अब उसके लिए नए नहीं थे। शेंदाई जानता था ये लो प्रोफाइल गिल्ट वाला मास्क सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी, जुमोयू की एक निगोशिएशन टैक्टिक। और अगर वो आज भी इन बातों में फंस जाता तो मतलब ये था कि उसने अब तक कुछ नहीं सीखा। मिस्टर जू, शेंदाई अपना कोट ठीक करते हुए खड़ा हुआ। उसकी आवाज एकदम साफ थी। बोला, अगर आपको सच में हम दोनों के लिए थोड़ा गिल्ट या सिंपैथी महसूस होती है तो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। जुमोयू की आंखें उसकी पीठ को फॉलो करती रहीं, तब तक जब तक शेंदाई उसकी नजर के सामने से जाकर एक डोर बंद नहीं कर गया। वो डोर जो अब सिर्फ एक रूम नहीं, एक बाउंड्री भी बन चुका था। जब शेंदाई वापस रूम में गया, उसने देखा क्यू जाग चुका था और मिसेस जू के साथ खुश होकर खेल रहा था। क्यू जैसे स्ट्रेंजर्स के साथ कभी इतना कंफर्टेबल नहीं होता था, लेकिन मिसेस जू की गोद में उसकी मुस्कान, उसका आराम, ये सब शेंदाई को ब्लड बॉन्ड की ताकत दिखाता था। मिसेस जू के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। वो बोला, देखो कितना क्लोज है मुझसे, मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर। शेंदाई जो अभी तक इमोशनली शेकन था, लेकिन उसने फिर भी एक जबरदस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, जी हाँ। तुम दोनों की बात कैसे रही? मिसेस जू ने थोड़ा कॉन्शियसली पूछा, क्योंकि वो शेंदाई का पेल पड़ा चेहरा देख पा रही थी। आपको कैसे पता चला कि मैं वापस आया हूँ? शेंदाई ने बेड के किनारे बैठते हुए पूछा। मतलब जुमोयू ने आपको क्यों बताया? मिसेस जू थोड़ा हेसिटेट करते हुए बोली, जब वो लैंचिंग से वापस आया, उसका ससेप्टिबल पीरियड स्टार्ट हो गया। उस दौरान उसने तुम्हें बहुत याद किया। शेंदाई के अंदर एक कोल्ड रियलाइजेशन चला गया। तो ये था असली रीजन, ना कोई गिल्ट, ना कोई सच्चा अफेक्शन, बस एक ससेप्टिबल पीरियड का हार्मोनल ट्रिगर था। जुमोयू जैसे लोग बिना फायदे किसी के सामने झुकते नहीं, और उसका ये सडन अपॉलॉजी बस एक साइड इफेक्ट था उसके ब्रोकन मार्क का, उसके लिंगरिंग क्रेविंग का। वो लाइक करता था शेंदाई को, वैसे जैसे कन्वीनियंट लवर को किया जाता है, बस जब जरूरत हो। मिसेस जू थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी शेंदाई के साइलेंस को। उन्होंने फिर से जेंटली पूछा। उसने कहा, तुम इस बार रिजाइन करने आए हो? क्या तुम वाकई लैंचिंग वापस जा रहे हो? शेंदाई ने सीधा जवाब दिया, हाँ, वहाँ का एनवायरनमेंट और जॉब दोनों स्टेबल हैं। एक्चुअली ये डिसीजन उसने आज ही फाइनल किया था। जुमोयू के आज के बिहेवियर ने अब उसके दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। मिसेस जू ने क्यू की तरफ देखा। उनकी आंखों में छुपी डिसअपॉइंटमेंट क्लियर थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक थोड़ा सा लॉन्ग पॉज, जैसे कुछ कहना तो चाहती हो पर रुकी हुई हो। शेंदाई ने भी देखा। मिसेस जू ने क्यू को गोद से छोड़ते वक्त उनकी आंखों में क्यू के लिए मोहब्बत भरा रिलक्टेंस था। वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया। जाते जाते वो बोला, दादी यहीं रहना चाहती हैं, मैं वापस आता रहूंगा, और अगर आपको क्यू की याद आए तो आप भी लैंचिंग आ सकती हैं। मिसेस जू की आंखें धीरे से भारी हो गईं। उन्होंने सर हिलाया और बहुत धीरे से कहा, तुम लोग वापस कब जाओगे? क्या मैं क्यू से एक और बार मिल सकती हूँ जाने से पहले? शेंदाई ने जवाब दिया, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का वेट ही कर रहा हूँ।
शायद कुछ और दिन रुकना पड़े, तो अगर कन्वीनियंट हो तो आप होटल में मिल लेना। पर मिसेस जू ने दिल से चाहा कि शेंदाई और ये बच्चा उनके ही पास रहे, तो वो लास्ट कोशिश करते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? ये अपार्टमेंट मेरे नाम पे है, मैं तुरंत बेबी सप्लाईज भी मंगवा सकती हूँ। पर शेंदाई ने पोलाइटली डिक्लाइन करते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, अभी हम लोग होटल में ही ठीक हैं। उस रात शेंदाई वापस होटल आया मिसेस जू के साथ। पूरा दिन जैसे एक इमोशनल बैटलफील्ड रहा हो, और जुमोयू के साथ वो कन्फ्रंटेशन और क्यूक्यू का ख्याल, सब कुछ इतना ज्यादा था कि अब थकान सिर्फ फिजिकल नहीं, उसका दिल और दिमाग दोनों थक चुके थे। क्यूक्यू को सुलाने के बाद शेंदाई बेड पर पड़ा रहा, लेकिन नींद उससे दूर थी। उसके दिल के कोने में एक इंट्यूशन था, जुमोयू चुपचाप नहीं बैठेगा। लेकिन शेंदाई बस चाहता था कि सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए, ताकि वो लैंचेंग वापस लौट सके, क्योंकि जब तक ये चैप्टर ओपन है तब तक कोई भी रात शांत नहीं। अगले दिन सुबह ही फोन बज गया। एचआर डिपार्टमेंट से कॉल था। हेलो हेलो मिस्टर शेन, आपके रेजिग्नेशन प्रोसेस में दिक्कत है क्या? आपने जो लंबा सिक लीव लिया था उसका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। अगर आप प्रूफ नहीं देते तो ये लॉन्ग टर्म एब्सेंटिज्म गिना जाएगा और आप नॉर्मल प्रोसीजर से रिजाइन नहीं कर सकेंगे। शेंदाई ने तुरंत समझ लिया, ये कोई नॉर्मल कंपनी प्रोसेस नहीं था, ये क्लियरली जुमोयू की चाल थी। वो बोला, लेकिन उस वक्त लीव अप्रूव हुआ था ना? हाँ, पर वो प्रोसेस कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट किया गया था। जिस लीडर ने आपको स्पेशल अप्रूवल दिया था उन्होंने भी रूल्स वायलेट किए। आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। शेंदाई का दिमाग घूम गया। जो लीडर उसके लीव को अप्रूव कर रहा था वो तो जुमोयू खुद था, और अब वही जुमोयू उस प्रोसेस को इलीगल कहकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो एचआर से बोला, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो? आपने अप्रूव किया था, अब आप खुद उसी को इनवैलिड कह रहे हो। एचआर बोला, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो आप पे फ्रॉड के चार्जेस भी लग सकते हैं, मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप लेबर एट्रीब्यूशन जा सकते हैं। और फिर फोन कट गई। शेंदाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी, लेकिन वो आंसू रोते नहीं, वो जलते हैं। उसका सिक लीव सीईओ ने खुद अप्रूव किया था, और अब वही कंपनी कह रही है कि प्रूफ नहीं मिले। अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो उसके करियर पे एक परमानेंट ब्लैक स्पॉट लग जाएगा। एक छोटी सी सैलरी रिफंड तो कुछ नहीं, लेकिन अगर उसका सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफर भी रोक दिया गया तो वो और भी ज्यादा मुसीबत बन जाएगी। और ये सब तब हुआ जब कल रेजिग्नेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो अब ये सडन कंपनी पॉलिसीज का एक्सक्यूज, ये सिर्फ एक आदमी ही कर सकता था, जुमोयू। शेंदाई ने फोन उठाया, गुस्से में, थोड़ा कांपते हुए नंबर डायल किया। ट्रिंग। लेकिन पहला रिंग भी खत्म नहीं हुआ था कि जुमोयू ने तुरंत फोन उठा लिया। अदाई। उसकी आवाज यूजुअल थी, डीप, कंपोज्ड। शेंदाई का वॉइस ठंडा था लेकिन तीखा। बोला, और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तो पहले ही कहा था ना, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन या ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता। अदाई, लैंचिंग मत जाओ, यहीं रहो, मेरे साथ रहो। शेंदाई ने बेड की तरफ देखा जहाँ क्यूक्यू सो रहा था, छोटी मुट्ठी बंद करके, बेपरवाह और मासूम। वो ट्रेम्बल करती हुई आवाज में बोला, मिस्टर जू प्लीज, हमें आजाद कर दो। जुमोयू का टोन अब और ज्यादा डेंजरस था, काम, कैलकुलेटिंग। बोला, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो अदाई, साइंटिस्ट हो तुम, फ्लेक्सिबल सोचना सीखो, जिद मत करो। शेंदाई ने उसकी बात काट दी। बोला, जैसे तुमने खुद कहा था, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं और मैं अपनी दुनिया में जीना चाहता हूँ। एक मोमेंट के लिए फोन की दूसरी तरफ साइलेंस था। फिर जुमोयू ने एक और एंगल से बात छेड़ी। बोला, क्यूक्यू के बारे में सोचो, उसका असली अल्फा फादर मैं हूँ। मैं उसे सबसे अच्छा एनवायरनमेंट, बेस्ट एजुकेशन दे सकता हूँ। तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है अदाई, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उस वक्त जुमोयू के डेस्क पर पड़ा था क्यूक्यू का मेडिकल फाइल। उसने वो फाइल उठाई और कैजुअली पेजेस फ्लिप करने लगा, लेकिन हर वर्ड उसके लिए एक मेमोरी था, एक वार्म फीलिंग, क्योंकि ये रिकॉर्ड था उसके और शेंदाई के बच्चे का। शेंदाई का वॉइस अब टूटा हुआ था लेकिन फर्म। बोला,
हर इंसान का अपना नसीब होता है। अगर उसके पास ज्यादा चीजें नहीं भी होंगी तो मैं उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और वैसे भी उसका पैदा होना भी एक चांस था। क्या भूल गए हो तुम? तुम तो उसे पैदा होने ही नहीं देना चाहते थे। जुमोयू का दिल जैसे किसी ने जोर से खींच लिया हो। उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, मैं मानता हूँ अदाई, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ और तुम्हें भी। वो हमारा बच्चा है, चाहे उसका जेंडर या फेरामोन ग्रेड जो भी हो, मैं उसके लिए सबसे अच्छा चाहूंगा। उसने फाइल का अगला पेज पलटा। फेरामोन ग्रेड कॉलम खाली था, ब्लैंक। ब्लैंक? ये कैसे हो सकता है? सिस्टम एरर या फिर रिपोर्ट इनकम्प्लीट रह गई? शेंदाई ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब थोड़ा कंपल्शन था, लेकिन लफ्जों में डिटर्मिनेशन। वो बोला, मैं नहीं चाहता, नहीं चाहिए मुझे एक ऐसा अल्फा फादर जो सिर्फ पावर और कंट्रोल जानता हो। मेरा बच्चा ना तो किसी रूथलेस अपब्रिंगिंग का मोहताज है और ना ही किसी ऐसे फ्यूचर का जहां इमोशंस की जगह सिर्फ बेनिफिट्स हो। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक नॉर्मल जिंदगी, एक इंसान होने की आजादी। जुमोयू की आवाज अब बहुत ठंडी हो चुकी थी। बोला, अदाई, तुम इमोशंस में फंसे हो, तुम मेरी काइंडनेस को रेजिस्ट कर रहे हो। थोड़ा सोचो कुछ दिन शांत होकर। तुम्हारे लिए, क्यों के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है। अगर हम तीनों एक साथ हो जाएं, हमारी फैमिली हैप्पी रहेगी। शेंदाई ने बिना कुछ और सुने फोन काट दिया। उसके अंदर अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा था। उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया जो प्यार करना जानता ही नहीं, जो कभी उसके इमोशंस को समझ ही नहीं पाया। और अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। उसने अपने रेजिग्नेशन का इशू प्रोफेसर लियू और चेंगजीमाई को बताया। प्रोफेसर लियू भी नाराज थे, लेकिन उनके पास कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं था। तीनों ने मिलकर बहुत दिमाग लगाया, लेकिन एक भी सॉलिड प्लान नहीं निकला। प्रोफेसर लियू ने फाइनली अपने एक फ्रेंड को बोला कि एचआर से क्वाइटली बात करके मामले के डिटेल्स जाने। शेंदाई हर वक्त एंशियस था, हर पल ये डर कि कहीं जुमोयू कोई नई चाल न चल दे। होटल का दिल्ली रेंट भी अब चुभने लगा। अगर वो अकेला होता तो शायद किसी चीप लॉज में एडजस्ट कर लेता, लेकिन क्यू के साथ नहीं। उसके लिए तो एक सेफ और साफ जगह चाहिए थी। चेंगजीमाई ने उसकी तकलीफ पहले ही समझ ली और उसने अपने नए छोटे फ्लैट में उसे बुला लिया। छोटा था लेकिन बहुत वार्म और कोजी। उसके पेरेंट्स ने हेल्प करके ये अपार्टमेंट दिलवाया था। चेंगजीमाई ने हर दिन से देर से आना और जल्दी निकलना शुरू किया, सिर्फ इसीलिए ताकि थोड़े देर के लिए ही सही, ताकि वो क्यू का ख्याल रख सके। शेंदाई की आंखों में ग्रैटिट्यूड था और थोड़ा गिल्ट भी। और जब भी वो देखता चेंगजीमाई लैब कोट में घर लौटी, थोड़ी टायर्ड सी, लेकिन कैजुअली उसे अपने वर्क फ्रस्ट्रेशन शेयर करती, तो उसके दिल में एक पिंच होता। मैं भी तो ऐसा ही था ना, बिजी बट फुलफिल्ड। लेकिन अब वो सक्सेस से ज्यादा आजादी के लिए लड़ रहा था। इसी बीच प्रोफेसर लियू के फ्रेंड का रिप्लाई आया, आंसर नथिंग। एचआर डिपार्टमेंट ने शेंदाई के केस पे साइलेंस मेंटेन किया हुआ था, जहां से ये साफ लग रहा था कि ऑर्डर ऊपर से आया है। शेंदाई का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने खाना भी छोड़ दिया। उसे पता था जुमोयू बस चाहता है कि वो हेड बो करे, मान जाए और उसके फ्लेक्सिबिलिटी वाले रूल को एक्सेप्ट करे, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। उसने सीरियसली सब वर्स्ट के सिनेरियो सोच के रख लिए थे। रिज्यूम पे ब्लॉट पड़ेगा, फाइन। बाई जिंगवान ने ऑलरेडी जॉब ऑफर कर दिया है ना, सैलरी वापस देनी पड़ेगी, फाइन। सोशल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो खुद भर देगा, ये सब मैनेजेबल है, क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ी खाई क्रॉस की थी और अब वो दोबारा उसमें नहीं गिर सकता था। शेंदाई ने एचआर को कॉल किया और क्लियरली बोला, मैं मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो सैलरी मांगी है मैं वापस कर दूंगा, बस मुझे यहाँ से निकल जाने दो। एक सिंपल विश, दूर रहना जुमोयू से और एक नई जिंदगी शुरू करना। उस रात शेंदाई ने अपनी ही चिंता से भरी आंखें नींद में बंद कर ली और जैसे ही क्यू का रोना सुना, एक सेकंड में जाग गया। वो इतना ज्यादा यूज्ड टू हो चुका था रात के इस रूटीन से कि उसका बॉडी पहले रिएक्ट करता था, दिमाग बाद में। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा बिस्तर से उठ गया, क्यू को सॉफ्टली पैट करता गया, हल्की आवाज में लुलाबी जैसे कुछ बोलता गया,
और फिर गोद में उठा लिया, धीरे धीरे उसे झुलाने लगा। चेंगजिमाई नेक्स्ट रूम में ही सो रही थी और क्योंकि उसे सुबह ऑफिस भी जाना था तो शेंदाई बस चाह रहा था कि क्यू जल्दी से शांत हो जाए। लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उसका चेहरा चेंज हो गया। ये कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत क्यू का फोरहेड छूकर देखा, इतना गर्म। वो शॉक्ड रह गया और फिर घबराहट में उसने कॉलर के अंदर हाथ डाला। स्किन से लिटरली हीट निकल रही थी। उसका दिमाग काफी देर तक ब्लैंक रहा। सिर्फ एक ही वर्ड बार बार गूंजता रहा, फीवर फीवर। क्यू को बुखार हो गया था। एक न्यूबॉर्न के लिए ये नॉर्मल नहीं होता, लेकिन क्यू की बॉडी अल्फा फेरोमोन्स के एब्सेंस में पहले ही वीक थी और डॉक्टर ने ऑलरेडी वार्न किया था कि उसके लिए स्टेबल एनवायरनमेंट जरूरी है। और क्या दिया उसने? एक फ्लाइट, एक एंशियस कन्फर्टेशन, स्ट्रेंजर्स, नए लोग, नई जगह। शेंदाई का गिल्ट उसे जला रहा था। वो सोच रहा था, मैं ही हूँ जिम्मेदार। रेजिग्नेशन का प्रॉब्लम, जुमोयू का बार बार इन्वेट करना, चाइल्ड केयर का प्रेशर, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो आसान थी। और सबसे बुरा पार्ट, उसके पास कोई भी नहीं था। वो छुप छुप के रो रहा था, पर फिर कंट्रोल करके जेंटली नॉक किया जिमाई के दरवाजे पर। जिमाई, सॉरी, प्लीज उठो, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चेंगजिमाई ने बिना कंप्लेन किए तुरंत उठने लगी। आधी नींद में ही मोबाइल उठाया। रुको, पहले मैं चेक करती हूँ बच्चे के फीवर में क्या करते हैं। टैक्सी में बैठते ही जिमाई फोन पे सॉल्यूशंस ढूंढने लगी और ड्राइवर ने जब सुना कि बच्चे को फीवर है तो वो भी पूरी स्पीड पे गाड़ी चला गया। डोंट वरी भैया, अभी लेके चलते हैं, सब ठीक होगा। वो छोटी सी बात भी उस वक्त कंफर्ट कर रही थी। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने एग्जामिनेशन के बाद बोला, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, फिजिकल कूलिंग और एक सिरप देते हैं, पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। जिमाई तुरंत बिल भरने चली गई और शेंदाई ने क्यू को सॉफ्टली उसके चेस्ट से लगाकर होल्ड किया, जैसे हर हार्ट बीट में वो सिर्फ एक ही प्रेयर कर रहा हो, बस ठीक हो जाओ क्यू, बस एक बार। और सबसे करीब हॉस्पिटल एक पब्लिक हॉस्पिटल था। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में तो लिटरली बच्चों का सुनामी था। छोटे से लेके बड़े तक हर तरफ सिर्फ रोना, चिल्लाना, चीखना, पूरा वार्ड जैसे ब्लास्ट होने वाला हो। वो एनवायरनमेंट ही ऐसा था जो ऑलरेडी थके हुए इंसान को और थोड़ा और तोड़ देता है। सर दर्द से फटने जैसा हो रहा था, लेकिन शेंदाई को सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, क्यू को फीवर की दवा दे दी गई थी, लेकिन वो फिर भी रोता रहा, थक थक के सांस के बीच में। 1 घंटा शेंदाई ने उसे गोद में ही लेके रखा था, एक जगह बैठे बैठे बिताया। नर्स ने फाइनली टाइम निकाला और वार्म वाटर रबिंग के लिए लेकर आई। जल्दी से उसे बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए, एक डेमो भी दिया और फिर नेक्स्ट पेशेंट की तरफ भाग गई। देखिए, आप ऐसे जेंटली रब करना, ओके, फीवर कम होगा। शेंदाई के अंदर जैसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन लग गया हो। हाथ फास्ट चल रहे थे, लेकिन बॉडी में हर सेल थकान से चीख रहा था। उसने जिमाई की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ, काम पे जाओ, मैं यही हूँ। फीवर अगर कम हो गया तो डिस्चार्ज दे देंगे। जिमाई ने उसके थके हुए चेहरे को देखा तो उसका भी दिल भर आया। बोली, एक बच्चा रेस करना इतना टफ होता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। उसने थोड़ा जोक की तरह बोला, पर आवाज में असली कंसर्न था। शेंदाई के जहन में उस समय एक ही ख्याल आया, अकेले रेस करना मुश्किल होता है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दिल से काम करें तो ये मुश्किल काम भी टीम वर्क बन जाता। लेकिन वो बोल नहीं सका क्योंकि उसका खुद का एग्जाम्पल एक वार्निंग था। जिमाई ने बोला, मैं रब कर देती हूँ, तुम रेस्ट करो थोड़ी देर। देखो, क्यू की आंखें बंद हो रही हैं, वो सो जाएगा अभी। लेकिन शेंदाई ने लाइटली हेड शेक किया, मैं नहीं जा सकता। अगर मेरे फेरोमोन्स उसने नहीं महसूस किए ना तो वो फिर से रो पड़ेगा। उसकी आंखों में पानी था, क्यू का फीवर से लाल पड़ चुका फेस देखकर। कितनी मुश्किलें गुजर चुकी थी। अकेले मैटरनिटी के चेकअप्स, डिलीवरी के लिए खुद से शॉपिंग, चाइल्ड बर्थ का पेन, स्लीपलेस नाइट्स और सबसे बड़ा दर्द, अपनी मेहनत से खड़ा किया करियर सैक्रिफाइस करना पड़ा। हर बार उसने अपने दिल से पूछा, क्या तू रिग्रेट करता है? और हर बार एक ही जवाब मिला, नो, नेवर। शेंदाई हर वक्त क्यू के पास ही था, दीवार से पीठ लगा के बैठा था। कभी आंख लग जाती, कभी क्यू रोने लगता। फीवर हल्का कम हुआ
लेकिन अभी भी पूरी तरह से उतर नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा अगर 2 घंटे और ऑब्जर्व कीजिए, फिर डिसाइड करेंगे। और तभी कॉरिडोर के एंड से एक और ऑरा चलते हुए आया, जुमोयू। उसकी आंखों के सामने था शेंदाई का पतला झुका हुआ बैक, उसकी शोल्डर्स और हेड ठंडे वॉल से टिके हुए एक स्कल्पचर जैसा फ्रीज था। वो इतना एग्जॉस्टेड था कि जमीन और दीवार के बीच एक स्टैच्यू सा बन गया था। और जुमोयू का दिल एकदम चुप गया। उसका ओमेगा इतने पेन में था, अलोन, स्ट्रगलिंग। उसके कदम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे, पर जैसे ही उसने एक और कदम उठाया, शेंदाई ने फील कर लिया। और जैसे ही टर्न हुआ, उनकी नजर मिली। शेंदाई की आंखों में थकान, उसका चेहरा बिल्कुल पेपर सा सफेद और लिप्स ड्राई, क्रैक्ड, जैसे उसने खुद भी बुखार झेला हो। और जुमोयू, उसके अंदर एक बर्निंग मिक्स था, गिल्ट, गुस्सा, चाहोस, आसपास के रोते चीखते बच्चे, ओवरपावरिंग एंटीसेप्टिक की स्मेल। उसके टेम्पल्स थ्रोप करने लगे। उसने कभी ऐसा एनवायरनमेंट फील ही नहीं किया था। पेन, नॉइज, रिसेंटमेंट एक साथ। उसका बस चलता तो वो अपनी वाइफ और बच्चे को अभी के अभी गोद में लेके यहाँ से निकल ही जाता। लेकिन जैसे ही शेंदाई ने उसे देखा, उसका चेहरा और भी ज्यादा पेल हो गया। जुमोयू ने हल्की सी सांस लेते हुए बोला, मैं कॉल कर रहा था तुम्हें, फोन स्विच ऑफ था। होटल गया, फ्रंट डेस्क ने बोला कि तुम बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आए हो, तो मैं यहाँ आ गया। शेंदाई कुछ बोलना नहीं चाहता था। उसने सिर्फ एक ब्लैंक नजर से उसे देखा और फिर मुंह मोड़ लिया। मेरे हॉस्पिटल चलो, यहाँ स्टाफ कम है, डॉक्टर्स नर्सेस थक चुके हैं, तुम भी इस हालत में क्यूक्यू का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाओगे। शेंदाई ने क्यूक्यू की तरफ देखा, जो अभी भी हल्की सांस में हिचकियों के साथ सांस ले रहा था। उसकी आंखों में पानी आने लगा। जिद मत करो, चलो। तभी चेंगजी माई कॉफी लेकर वापस आई और जुमोयू को देखते ही उसकी आंखें वाइडन हो गईं। जू, प्रेसिडेंट जू। जुमोयू ने उसे कामली देखा। चेंगोंग, राइट? थैंक यू शेंदाई और क्यूक्यू को यहाँ लाने के लिए। मैं अब उन्हें ले जा रहा हूँ, आप काम पर वापस जा सकती हैं। शेंदाई क्वाइटली अपना सामान पैक करने लगा। उसने क्यूक्यू को हक करते हुए बोला, जिमाई तुम वापस जाओ, मैं आज तुम्हें बहुत परेशान कर चुका हूँ। जिमाई सिर्फ ब्लैंक सी नॉड कर पाई। वो दोनों को देख रही थी जैसे कोई मूवी स्लो मोशन में चल रही हो। शेंदाई क्यूक्यू को लिए कॉरिडोर पे निकला और जुमोयू ने तुरंत एक कदम में उसका पीछा लिया। एक और पेरेंट अपने बच्चे के साथ कॉरिडोर में टसल कर रहा था और जुमोयू ने सीधा उसके और शेंदाई के बीच एक शील्ड बना दिया। फिर एक अपने स्ट्रॉन्ग हाथ से शेंदाई के पतले शोल्डर को व्रैप किया। उस काम इबोनी फेरामोन की सेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिसइंफेक्टेंट के बीच से कट करते हुए सीधा शेंदाई के नोज तक आई, जैसे किसी ने हवा में कंफर्ट छोड़ दिया हो। शेंदाई ने बस 1 सेकंड के लिए हल्का सा स्निफ किया। उस वक्त सिर्फ उस एक पल के लिए उस सेंट ने उसका हार्ट रेट नॉर्मल किया। उस थोड़ी सी शांति मिली। 3 लोग कार में बैठे थे, ब्रेथलेस साइलेंस में, सबकी आंखें एक ही जगह, क्यूक्यू के फेस पर। लेकिन क्यूक्यू ने न रोका, न जुमोयू ने अपने पे कोई रिएक्शन दिया। वो फीवर से इतना नम था कि उसने उस अल्फा की प्रेजेंस को महसूस ही नहीं किया। और ये बात शेंदाई को और ज्यादा डरावनी लगी। ओल वू, प्लीज फास्ट चलाओ। उसकी आवाज लो और शेकी थी। डोंट वरी, जुमोयू ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही घबराहट थी जो शेंदाई के दिल को काट रही थी। लग्जरियस प्राइवेट हॉस्पिटल का वाइब कुछ अलग ही था। यहाँ कोई क्राइंग चाहूस नहीं था, ना नर्सेस की चीखने वाली आवाज, ना डिसइंफेक्टेंट की ओवरपावरिंग स्मेल, बस एक काम साइलेंस, जैसे किसी ने सारा स्ट्रॉन्ग फिल्टर करके सिर्फ शांति छोड़ दी हो। क्यूक्यू को बेस्ट वार्ड असाइन किया गया था और तुरंत ही एक पूरी टीम उसके आसपास लग गई। डॉक्टर्स, नर्सेस सब एक्टिव। टेस्ट रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम थे, कोई सीवियर चीज नहीं थी, सिर्फ एक ऑर्डिनरी फीवर था। मेडिसिन और फिजिकल कूलिंग इनफ होता। सिर्फ डिफरेंस इतना था कि यहाँ के माहौल ने शेंदाई के बेचैन दिल को फाइनली थोड़ा सा रेस्ट दिया। क्यूक्यू कभी कभी रोते रोते उठता, फिर से सो जाता। उसके लिटिल फिस्ट टाइट थी, चेहरा रेड और स्वेटी। नर्सेस सॉफ्टली बोली, बेबी का मूड अगर ठीक नहीं होता
तो रिकवरी भी स्लो होती है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा फेरामोन कंफर्ट दो, कम रोएगा, ज्यादा खाएगा तो थोड़ा फास्ट रिकवर करेगा। शंदाई ने अपना बैग खोला और बाइज इगुआन का फेरामोन स्प्रे निकाला, लेकिन हिचकी आ गई उसके हाथ में। एक्चुअली वो पहले ही स्प्रे कर चुका था और इस बार उसका इफेक्ट 0 था। वो सिर्फ एक सेंस ऑफ स्मेल का काम करता था, लेकिन अब क्यूक्यू का सिस्टम इतना स्ट्रेस था कि उसका बॉडी डीपर रिएक्शन डिमांड कर रहा था। नर्वस सिस्टम, ब्लड, हार्मोन्स, ये सब फेरामोन एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि सिर्फ नोज। क्यूक्यू को रियल अल्फा फेरामोन्स चाहिए थे। सब्स्टिट्यूट से अब काम नहीं बनने वाला था। तभी ज़ुमोयू ने वो स्प्रे बॉटल सॉफ्टली ले ली। उसमें कुछ बचा भी नहीं था। विदाउट हेसिटेशन उसने उसे डस्टबिन में डाल दिया और पहली बार उसने एक सच्ची नजर से शंदाई को देखा। बोला, लेट मी ट्राई। उसकी आवाज में ना ईगो था, ना अथॉरिटी, सिर्फ सिंसियरिटी थी। मैं उसका अल्फा फादर हूँ। शंदाई ने उसकी आंखों में देखा। एक मोमेंट के लिए कुछ भी फील नहीं किया, बस ब्लैंकनेस थी, क्योंकि उसने इतनी बार एक्सपेक्टेशन रखी थी और हर बार तोड़ दी गई थी। लेकिन अब उस फ्रैजिलिटी के बीच एक छोटी सी होप फिर से चमकी। ज़ुमोयू ने हाथ बढ़ाया और क्यूक्यू के क्लोज आके धीरे से अपने फेरामोन्स रिलीज किए। रूम में एक फेंट डीप इबोनी सेंट फैल गया। वो फेमिलियर, वार्म, कामिंग स्मेल जो किसी जंगल के अंदर डीप रूटेड ट्री जैसी थी। स्ट्रॉन्ग, कंपोज्ड, स्टेडी। शंदाई ने देखा क्यूक्यू की ब्रीदिंग में एक सटल काम आई। उसका फेस थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगा। मे बी, जस्ट मे बी, क्यूक्यू ने अपने अल्फा फादर की प्रेजेंस महसूस की। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शंदाई ने ज़ुमोयू के प्रेजेंस में अपने बच्चे को शांत होते हुए देखा। उसकी आंखों में थोड़ी मॉइस्ट वार्म थी, ना कंप्लेन, ना फॉरगिवनेस, बस एक रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस कि मे भी उसका बेटा उस इंसान से फेरामोनल लेवल पे कनेक्टेड है जिसे उसने अपनी जिंदगी से कंप्लीटली कट ऑफ करने की कोशिश की थी।